यह बात बहुत समय पहले की है। मणिपुर नामक एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग छोटा मोटा काम वह खेती कर अपना जीवन गुजारते थे, और जिन लोगों के पास खेत नहीं था वे लोग बड़े जमींदार और सेठ के यहाँ काम करते थे और अपना जीवन गुजारते थे। उसी गांव में एक हाकिम नाम का जमींदार रहता था। वह बहुत ही लालची और चालाक था। वह गांव के भोले भाले लोगों को ब्याज पर पैसे देता और जो समय पर ब्याज नहीं देता तो वह उससे 2 गुनी ब्याज ले लेता था। उसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। खेत कियार न होने के कारण वह जमींदार हाकिम के यह काम करता था। रमेश बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का था। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। अरे टीना, सुनती हो? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना दो, फिर जमींदार के यहाँ भी जाना है। अगर थोड़ा सा भी समय हो गया तो जमींदार मेरी जान ले लेगा। ओजी, आप और आपके जमींदार थोड़ा सा लेट क्या हो जाए तो पूरे पहाड़ को सिर पर उठा लेते हैं। बस थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी करो। और सब्जी घर में है कि नहीं? ए जी, सब्जी कहाँ से आई? कल जो आपने पैसे दिए थे वो तो दाल चावल में ही खर्च हो गए, सब्जी कहाँ से आती? चलो ठीक है भाग्यवान, दाल चावल ही दे दो। पता नहीं हमारे भाग्य में अच्छा खाना है कि नहीं। ओजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है उस हाकिम लाल के ये काम मत किया करो। वो बहुत ही बेईमान और लालची इंसान है। वो सिर्फ लोगों की लाचारी का फायदा उठाना जानता है। आप दूसरे जमींदार के यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते हो? आप उसके ये पूरे दिन काम करते हो और फिर वो पैसे के नाम पर आपको 2-4 पैसे देता है, जिससे घर का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं टीना, ऐसा नहीं कहते। वो तो हमारे अन्य दाता है, उनकी ही मेहरबानी से हमारा घर चल रहा है। तुम उनके बारे में गलत मत बोलो। हाँ हाँ, आप तो कहोगे ही कि उसी की वजह से हमारा घर चल रहा है। फिर रमेश खाना खा के हाकिम जमींदार के यहाँ चला जाता है। अरे रमेश, तुम फिर लेट आए हो। तुम्हारे समय का कोई अता पता रहता है क्या? नहीं जमींदार जी, बस 10 मिनट तो लेट हुआ हूँ। अच्छा, 10 मिनट लेट हुआ है तो शाम को 1 घंटा लेट जाएगा। तेरे 10 मिनट का हिसाब 1 घंटे से पूरा किया जाएगा। और हाँ, अब जल्दी से काम पर लग जा। अरे हकीम लाल जी, आपसे कोई मिलने आया है। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह कौन आया है मिलने? जाओ उसे मेरे पास भेज दो। अरे जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। पैसे तो मैं दे दूंगा, मगर कुछ गिरवी रखने लाया है। या खाली हाथ ही आ गया है? मैं बिना कुछ गिरवी रखे ब्याज नहीं देता हूँ, तुमको तो पता ही होगा। हाँ जमींदार जी, मैं लाया हूँ ना। अपनी पत्नी के हाथों के कंगन आप इन्हें रखकर मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। हाँ ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, अभी देता हूँ। हाकिम उन कंगनों के बदले में उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। अरे सोनू, आजकल इन गांव वालों को क्या हो गया है? कोई ब्याज पर पैसे लेने नहीं आता और ब्याज का धंधा भी नहीं चल रहा है। जरा पता लगा सोनू, लोग ब्याज के पैसे कहाँ से ले रहे हैं? आखिर गांव के लोगों को हो क्या गया है? इनको ब्याज पर पैसे नहीं चाहिए क्या? जमींदार जी, मैंने सुना है गांव में कोई एक नया व्यक्ति आया है जो लोगों को कम ब्याज पर पैसे दे रहा है, और मैंने ये भी सुना है वो बहुत ही धनी है, जिसके कारण उसकी सारे गांव में चर्चा हो रही है और आजकल लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, अब तो उससे मिलना पड़ेगा। और कैसे हो धनीलाल? जमींदार जी, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो और मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे धनीलाल, मैं भी ठीक हूँ। मैंने सुना है तुम लोगों को ब्याज पर पैसे देते हो, और वो भी कम ब्याज पर। हाँ भाई जमींदार जी, तुमने ठीक सुना है। मैं लोगों को बहुत कम ब्याज पर पैसे देता हूँ। इन गरीब लोगों से पैसे लेकर भला मुझे क्या मिलेगा? मैं लोगों को पैसे देता हूँ ताकि इनका कुछ भला हो जाए। वैसे भी भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ तो है, और मुझे क्या चाहिए इन लोगों से? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो धनीलाल। तुम इनको कम ब्याज पर पैसे देकर अपने सिर पर चढ़ा रहे हो। तुम इन गांव वालों को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। ये देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ही दरिंदे हैं। मैं क्या कहता हूँ, तुम और मैं इनको अधिक ब्याज पर पैसे देते हैं और इनका सब कुछ हड़प लेते हैं। अरे भाई हाकिम, तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर ये भोले भाले लोग क्या बिगाड़ेंगे हमारा? और मेरी मानो तो तुम भी कम ब्याज पर लोगों को पैसे दिया करो। अगर तुम भी उनकी सहायता करोगे तो अवश्य ही तुम पुण्य के भागी बनोगे। नहीं धनीलाल, मैं अपने उसूलों के बाहर नहीं जा सकता। तुम ही पुण्य कमाओ। अच्छा, मैं चलता हूँ। धनीलाल के परिवार में उसकी पत्नी व एक बेटी और एक लड़का था। लड़का विदेश में पढ़ाई करता था, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आया करता था। और इधर हाकिम भी धनीलाल के बारे में सोचता है।
इस धनीलाल का तो कुछ करना पड़ेगा। इसका घर इतना बड़ा और सुंदर है, क्यों ना इसके घर जाकर चोरी की जाए। फिर देखता हूँ कि ये लोगों को ब्याज पर पैसे कैसे देता है। ये सोचकर हाकिम जमींदार ने धनीलाल के घर में चोरी करने का इरादा बनाया। जैसे ही रात होती है तो वह मोहन के घर आ जाता है और उसके कपड़े चुरा कर पहन लेता है। अब तो इन कपड़ों में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अगर किसी को शक भी होगा तो रमेश के ऊपर आएगा। मैं तो चोरी कर कर आसानी से निकल जाऊंगा। इस प्रकार वह धनीलाल के घर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी से सारे गहने और पैसे चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। और जैसे ही सुबह होती है तो धनीलाल देखता है कि उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही है। जब उसकी नजर तिजोरी पर जाती है तो वह हक्क बक हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? हमारे घर चोरी किसने की? हमारे सारे पैसे और गहनों को चुरा कर ले गया। कुछ समय बाद धनीलाल के यहाँ पुलिस भी आ जाती है और वह पुलिस को सारी घटना के बारे में बताता है और पुलिस आसपास के गांव में पूछताछ करती है और इतनी पूछताछ करने के बाद भी चोर का अता पता भी नहीं चलता। इस प्रकार पूछताछ करते करते पूरा एक हफ्ता निकल जाता है मगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। देखिए धनीलाल जी, अभी चोर का तो पता भी नहीं चला है, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे। ऐसा कहकर पुलिस वाला वहां से जा रहा था, तभी उसकी नजर उस सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। ये क्या है धनीलाल जी? अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है जो मेरे बेटे ने लगाया था। वही 1 महीने पहले आया था और उसने कहा था कि यह कैमरा शहर के हर घर में लग रहा है और हमारे घर में भी कैमरा लगाना चाहिए। अरे धनीलाल जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो पहले ही चोर को पकड़ लेते, इतना ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर कोई बात नहीं, हम चोर को जल्दी पकड़ लेंगे। क्यों रे रमेश, तूने धनीलाल के यहाँ चोरी की, अब तू नहीं बचेगा। नहीं साहब जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, तूने चोरी नहीं की है तो रात को तू धनीलाल जी के घर पर क्या कर रहा था? तेरी सारी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अब जल्दी से बता, सारे पैसे और जेवर कहाँ पे रखे हैं? पर साहब जी, मेरे पास तो कोई जेवर और पैसे नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। ना ही मैंने कोई चोरी की और ना ही मैं चोर हूँ। अरे हवलदारी ऐसे नहीं मानेगा, इसे ले चलो जेल में। जेल की हवा खाएगा तो खुद ही सच बोल देगा। इधर पुलिस रमेश को जेल में बंद कर देती है और उधर उसके परिवार वाले बहुत दुखी थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। और उधर रमेश की पत्नी उससे मिलने थाने पहुंच जाती है। मैं जानती हूँ कि आप चोरी नहीं कर सकते हो, फिर भी मैं आपके मुंह से यह बात सुनना चाहती हूँ। टीना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने चोरी नहीं की है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। भला तुम्हें लगता है कि मैं चोरी कर सकता हूँ? अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी नहीं की है तो ये सच कह रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों की जूती कसम खाता है क्या? मुझे सीसीटीवी कैमरा में देखना होगा, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। फिर टीना थोड़ी देर में धनीलाल के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, सेठ जी, क्या आप मुझे वो सीसीटीवी कैमरा दिखा सकते हैं? आखिर मुझे भी तो पता चले कि वे मेरे पति है या फिर कोई और। धनीलाल बहुत ही नेक दिल इंसान था। वो सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए मान जाता है। फिर सीसीटीवी कैमरा में वह देखती है कि कपड़े तो उसके पति के हैं, लेकिन कपड़ों में जो इंसान है वो उसका पति नहीं है। सेठ जी, ये कपड़े तो मेरे पति के हैं, लेकिन कपड़ों के अंदर जो व्यक्ति है वो मेरे पति नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस सच का तो पता लगाकर ही रहूंगी। टीना, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा पति नहीं है तो तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा, तभी तुम अपने पति को बचा पाओगी। इसके लिए तुम्हें जल्द ही चोर को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मैं जल्द ही चोर को पकड़ लूंगी। आपने जो मुझे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखाई उसके लिए मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। ऐसा कहकर टीना वहाँ से चली जाती है और रास्ते में मन ही मन सोचती है, आखिर ऐसा कर कौन सकता है? इस गांव में इतना चालाक और चतुर तो हाकिम जमींदार ही है, और वैसे भी मेरे पति उसके यहाँ काम करते थे। उसने ही मौके का फायदा उठाकर चोरी की है। मुझे रात को उसके घर जाकर पता लगाना होगा। फिर टीना रात को हकीम जमींदार के यहाँ चली जाती है और उसके घर छानबीन करती है। तभी उसको वहाँ पर ढेर सारा पैसा और जेवर मिलते हैं। टीना ये सारी बात धनीलाल को बताती है।
अरे ये क्या, इतना सारा पैसा और जेवर जमींदार का तो नहीं हो सकता। मुझे जल्द ही धनीलाल जी को ये बात बतानी होगी। और धनीलाल पुलिस के साथ हाकिम जमींदार के यहाँ आता है और वह देखता है कि ये सारा पैसा और जेवर तो मेरी पत्नी के है। आखिर ये जमींदार के पास कैसे आए? इसका मतलब चोर रमेश नहीं बल्कि जमींदार है। पुलिस तुरंत ही जमींदार को पकड़ लेती है और धनीलाल टीना के साथ थाने आता है। वह रमेश को छुड़वाकर जमींदार को जेल में बंद करवा देता है। अरे रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। हम सबको लगा कि चोरी तुमने की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी की सूझबूझ और चतुराई ने तो कमाल कर दिया। उसे तुम पर जरा सा भी शक नहीं था कि चोरी तुमने की है। वह तो बार बार यह कहकर रही थी कि मेरे पति चोर नहीं है। ऐसी पत्नी तो बड़े नसीब से मिलती है। तुम बड़े ही भाग्यवान हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। और हाँ, तुम अब मेरे घर काम कर सकते हो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। अब रमेश धनीलाल सेठ के यहाँ काम करता है। वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से सेठ के यहाँ काम करता है और धनीलाल सेठ भी रमेश को अच्छे पैसे देता है, जिससे उसके घर का खर्चा अच्छे से चल जाता है और रमेश के परिवार में भी सब खुश थे।